आपने अब तक वीडियो के दोनों भागों को देख लिया होगा और अब एक्सरसाइज की तैयारी कर रहे होंगे, यानी स्क्रिप्ट लिखने की। क्योंकि आपको स्क्रिप्ट लिखने के लिए एक एक्सरसाइज दिया गया है जिसमें आपको 2 मिनट से 5 मिनट तक के बीच का एक स्क्रिप्ट लिखना है अपने शॉर्ट फिल्म के लिए। और उस शॉर्ट फिल्म को केवल लिखना ही नहीं है, आगे चलकर जैसे जैसे सेमेस्टर आगे बढ़ेगा उसमें आपको हर वो चीज़ करना होगा जो एक फिल्म मेकर को करना होता है। यानी आपको लोकेशन हंटिंग करनी पड़ेगी, यानी प्री प्रोडक्शन का सारा काम करना पड़ेगा, प्रोडक्शन करना पड़ेगा यानी सिनेमेटोग्राफी का काम करना पड़ेगा, बाद में पोस्ट प्रोडक्शन में एडिटिंग का काम करना पड़ेगा और इस तरह से कंप्लीट फिल्म बनाकर आपको सबमिट करना होगा प्रोजेक्ट के रूप में। क्योंकि इफ्टा तभी आपको सर्टिफिकेट देगी, यानी आप सर्टिफाइड एक फिल्म मेकर बन पाएंगे। लेकिन अभी भी आपके मन में हो सकता है कुछ कौतूहल हो, कुछ सस्पेंस हो और कुछ चिंताएं हो कि कैसे लिख पाएंगे स्क्रिप्ट को, कैसे लिखें, कैसे शुरू करें। जान तो गए हैं, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये तो बहुत बेसिक चीज़ें दोनों पार्ट में हमको बताया गया, अब मैं क्या करूं। लेकिन ये कोई भी चीज़ बेसिक नहीं है, और बेसिक है भी तो उतनी ही ज़रूरी है जितना एक छोटे फिल्म हो चाहे एक बहुत बड़े बजट की फिल्म हो, उसको बनाने के लिए और उसके स्क्रिप्ट को लिखने के लिए ज़रूरी होता है। इसके हर भाग को आप देखिए और उसे नोट्स के रूप में कन्वर्ट करिए। यानी हम फिर से वीडियो 1 और वीडियो 2 को हम देखने के लिए आपको बोल रहे हैं कि उसके हर एक चीज़ को आप बढ़िया से ध्यान से समझिए, क्योंकि वही चीज़ आगे एज ए फिल्म मेकर के रूप में आपको काम आने वाली है, एज ए स्क्रिप्ट राइटर के रूप में आपको काम आने वाली है। ये तीसरा वीडियो उनके लिए है जो ये जो फर्स्ट दोनों पार्ट है वीडियो के, उसको देखने के बाद भी, उसको समझने के बाद भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं स्क्रिप्ट लिखने के लिए। तो मैं इस वीडियो में आपको कॉन्फिडेंस देता हूं कि इस वीडियो के अंत होने तक आप डेफिनेटली अच्छा स्क्रिप्ट लिख पाएंगे। देखिए, स्क्रिप्ट लिखने के लिए एज ए स्क्रिप्ट राइटर किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है हमने पार्ट 1 पार्ट 2 में भी बताया है, आइडिया वगैरह के बारे में, प्लॉट के बारे में। आज कुछ हम दूसरी चीज़ बताएंगे। सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा लैंग्वेज की। आप चाहे किसी भी भाषा में शॉर्ट फिल्म बना रहे हो, डॉक्यूमेंट्री बना रहे हो, कॉर्पोरेट फिल्म बना रहे हो, एड फिल्म बना रहे हो, आपको उस भाषा की जानकारी भली भांति होनी चाहिए। क्योंकि आप एक स्क्रिप्ट राइटर भी हैं, आप एक फिल्म मेकर तो बनेंगे ही, लेकिन सबसे पहले तो स्क्रिप्टिंग आती है। नहीं, सबसे पहला पार्ट है स्क्रिप्ट राइटिंग का। तो उसके लिए आपको भाषा का ज्ञान, अगर आप रीजनल लैंग्वेज में बना रहे हैं तो उस रीजनल लैंग्वेज की जो पकड़ है वो आपको होनी चाहिए। हर एक भाषा की अपने एक इमोशन होता है। अभी मैं भाषा के बारे में डिटेल में बताने जा रहा हूँ कि हर भाषा की एक इमोशन होता है। अगर बांग्ला भाषा में कोई साहित्य है तो ज़रूरी नहीं है कि उस साहित्य को अगर हिंदी में ट्रांसलेट किया जाए तो उतना ही मज़ा आएगा जितना बांग्ला में आ रहा था। उसी तरह से अगर गुजराती, पंजाबी या मलयालम लैंग्वेज या तमिल लैंग्वेज में कोई चीज़ बोला गया हो और कोई मज़ेदार वाक्य हो या कुछ ज़बरदस्त डायलॉग हो, उस भाषा में वो अच्छा लग रहा है क्योंकि उसके इमोशन को वहाँ के लोग समझ पा रहे हैं, कनेक्ट कर पा रहे हैं। लेकिन उसी को जब आप ट्रांसलेट कर देंगे, दूसरे लैंग्वेज में ले आएंगे तो काफ़ी हद तक तो आ जाएगा, लेकिन 100% कभी टच नहीं करता है। यानी हर एक भाषा की अपनी एक इमोशन होता है और उस इमोशन को आपको समझना पड़ेगा। कई ऐसे शब्द होते हैं जिस शब्द का ट्रांसलेशन प्रॉपर हो ही नहीं पाता है, तो ऐसे में उसके जो समानांतर कोई शब्द होते हैं, जो सिनोनिम होते हैं, उसका यूज़ किया जाता है। लेकिन सिनोनिम कभी भी उस तरह नहीं होता है जिस तरह से उसका ओरिजिनल वर्ड या ओरिजिनल जो शब्द है उसका जो मीनिंग निकल के आता है, निखर के आता है, वैसा नहीं हो पाता है। तो आपको भाषा के इमोशन को समझना होगा और उसको समझने के लिए आम बोलचाल की भाषा और लिखने वाली भाषा, इन दोनों में आपको अंतर समझना होगा। यानी भाषा 2 प्रकार के होते हैं, एक लिखने वाला जो राइटिंग लैंग्वेज बोलते हैं और एक स्पोकन लैंग्वेज जो बोली की भाषा होती है। राइटिंग लैंग्वेज और स्पोकन लैंग्वेज हर एक भाषा में अलग अलग होता है। जब आप किताब पढ़ते हैं, चाहे किसी भी भाषा में किताब पढ़ रहे हो, हिंदी में, इंग्लिश में, अपने किसी लोकल लैंग्वेज में, तो उसकी जो भाषा होता है वो अलग होता है। उसमें उसको साहित्यिक भाषा बोलते हैं या किताब की भाषा बोलते हैं। और जब हम आम बोलचाल की भाषा में बात करते हैं तो वो
स्पोकन लैंग्वेज होता है, जो आम बोलचाल की भाषा होती है। दोनों भाषा में अंतर होता है। जब आप किसी भी स्क्रिप्ट को लिखने से पहले उसका जो स्क्रीन प्ले लिखा जाता है वो साहित्यिक भाषा यानी किताब की भाषा में भी लिख सकते हैं, लेकिन जो डायलॉग्स होते हैं वो बोलचाल की भाषा होगी। और जब बोलचाल की भाषा होती है वो एक डिफरेंट कलेवर में आता है। उसको अगर आप साहित्यिक भाषा में बोलेंगे, जैसे ग्रामर का ध्यान रखकर बोलेंगे, तो वो उतना अच्छा नहीं लगेगा, उतना कनेक्ट नहीं कर पाएगा। कनेक्ट उतना ही वही होगा जो नॉर्मली आप हर जगह पर अपने गली मोहल्ले, घर, परिवार, हर जगह अपने मित्र दोस्तों के साथ जो बात करते हैं, जिस लहजे में बात करते हैं, वो लहजा आपके डायलॉग में होने चाहिए। लेकिन हमने क्या बोला, एक्शन जो है वो साहित्यिक भाषा में आप लिख सकते हैं। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि भाषा पर आपका कंप्लीट कमांड हो। स्क्रिप्ट लिखने के लिए जो दूसरा महत्वपूर्ण पड़ाव आता है वो है आपको ड्रामा की भली भांति नॉलेज होना, यानी नाटक का नॉलेज होना। देखिए, जो आज सिनेमा के रूप में देख रहे हैं या टीवी पर या वेब सीरीज़ देख रहे हैं, वो सब कहीं ना कहीं नाटक से लिया गया ही चीज़ है। यानी अगर आप ड्रामा को, नाटक को समझ लेंगे तो फिल्म लिखना आपके लिए आसान होगा। नाटक की बात करेंगे तो ये 3 तरह की नाटक में कन्वर्ट होता है। एक है स्टेज ड्रामा, जो स्टेज पर जो नाटक मंचित किया जाता है, मंच पर जो मंचन होता है नाटक का, उसका लिखने का तरीका अलग होता है। जब आप मंच के लिए लिखते हैं, यानी आपके पास एक सीमित दायरा है, उस दायरा के अंदर यानी एक स्टेज है, उसमें सारे पात्र आते हैं और पात्र अपना संवाद बोलते हैं, अपना डायलॉग बोलते हैं, कुछ न कुछ एक्शन करते हैं और उस एक्शन के जरिए आप वो सारी चीज़ बताते हैं जो एक स्टोरी राइटर को बताना चाहिए, फिल्म के जरिए या ड्रामा के जरिए, नाटक के जरिए या किसी भी ऑडियो विजुअल माध्यम के जरिए। तो वहाँ पर माध्यम क्या होता है, जो पब्लिक है वो सामने बैठी है और सामने एक थिएटर का मंच है, उस मंच पर लोग नाटक कर रहे हैं। तो नाटक लिखते समय ध्यान रखता है, जो राइटर होता है वो ध्यान रखता है कि चूंकि एक चौहद्दी बना हुआ है, उसके अंदर ही पात्रों का आना जाना, उनकी ब्लॉकिंग, उनका एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे से दूरी बनाना, माइक को ध्यान रखना कि कहाँ पर माइक लटका हुआ है ताकि उनके डायलॉग्स प्रॉपर जाए और ऑडियंस के तरफ पीठ ना हो। इन चीज़ों का ध्यान में रखते हुए राइटर एक कंप्लीट स्क्रिप्ट तैयार करता है, उसमें डायलॉग्स ज़्यादा होता है और जो भी कुछ क्रियाएं होती है यानी एक्शन होता है उसके बारे में भी उसमें लिखा जाता है, जैसे बैठते हुए, खड़ा होते हुए, पानी पीने के बाद बोलता है या हंसते हुए बोलता है या वहाँ पर आकर उसका हाथ पकड़कर बगल में ले जाता है और समझाता है। तो ये सारी चीज़ें एक चौहद्दी में हो रहा है। यानी जो मंच के लिए ड्रामा बनाया जाता है उसकी स्क्रिप्टिंग का एक अलग मिजाज होता है। तो आप समझ रहे होंगे ये आसान है। अब इससे थोड़ा सा टफ करते हैं रेडियो के लिए जो ड्रामा होता है। आपने रेडियो में बहुत ड्रामा सुना होगा कि उसमें आपको दिखाई कुछ नहीं दे रहा है, सिर्फ सुनाई देता है। 2 साल पहले उसने एक लड़की से, जिसका नाम सुरैया था, मोहब्बत शुरू की थी। अब सोचिए, आप सुन करके सारी चीजें समझ लेते हैं कि कौन आया कौन गया, तो उसमें साउंड का बहुत महत्व होता है। मगर वो एक तरफा मोहब्बत थी। सुरैया ने उसे ध्यान देने लायक ही न समझा। लेकिन उसमें एक चीज है, आप कहीं भी लेके जा सकते हैं, आप कितना भी महंगा से महंगा प्रोडक्शन कर सकते हैं, क्योंकि आप अगर स्पेस में ले जाना चाहते हैं, चंद्रमा पर ले जाना चाहते हैं या बगीचे में, ताजमहल में, जो भी कल्पना कर सकता है वहाँ पर आपके पात्र पहुँच जाते हैं, क्योंकि आपको दिखाना तो है नहीं, उनके ऑडियो के माध्यम से, उनके डायलॉग्स के माध्यम से आप वो सारी चीज़ करते हैं। उसमें डायलॉग्स ही मेन होता है और डायलॉग ही एक्शन भी बन जाता है। यानी अगर किसी को हाथ पकड़ के कुछ बोलता है कि उसमें अगर ये मंच के लिए है कि मोहन ने रीता का हाथ पकड़ा और बोला मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, तो इसको जब रेडियो के लिए लिखना होगा तो आप क्या लिखेंगे, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। अब रीता बोलती है कि छोड़ो मेरा हाथ पकड़ने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, तो इससे लोग सुनकर ही समझ लेता है कि मोहन ने रीता का हाथ पकड़ा था। जबकि टेलीविज़न के लिए या थिएटर के लिए या जो नाटक कंपनी होती है, ड्रामा होता है मंच पर,
उसके लिए हमको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। एक्शन में हमने लिख दिया कि उसने हाथ पकड़ा और डायलॉग बोला। लेकिन रेडियो के लिए जब लिखेंगे तो एक्शन को भी हम किसी न किसी डायलॉग के फॉर्म में लाएंगे, ताकि लोगों को समझ में आ जाए कि एक्शन हो क्या रहा है। उनके सामने आंख बंद करते ही पूरा का पूरा नाटक चलना शुरू हो जाए। और बाकी चीज़ें, जैसे बारिश हो रही है तो बारिश की आवाज़, साउंड, तो साउंड से पता चल जाएगा कि बारिश के बीच में लोग छाता में पकड़ करके दो लोग बात करते हुए जा रहे हैं। तो इसको फिल्माना या इसको नाटक, मंच पर नाटक करना बहुत कठिन है, लेकिन रेडियो के लिए वो आसान है। लेकिन लिखना कठिन है, क्योंकि आप जब लिखेंगे तो हर समय आपको ध्यान में रखना होगा कि उसके हर एक डायलॉग से हमको फिल्म को सुनाना नहीं है, दिखाना भी है। यानी आप कान से देखेंगे, ऐसा आपको लिखना पड़ेगा। हम लोग आंख से देखते हैं, लेकिन रेडियो में जो नाटक है वो कान से आप सुनते भी हैं और देखते भी हैं। तो ये हो गया रेडियो का नाटक लिखने की प्रक्रिया। अब आते हैं टेलीविज़न। देखिए, टेलीविज़न तो स्टार्ट हो गया इंडिया में 1965 से, लेकिन 80s के दशक में जो पहला नाटक आया वो है हम लोग। टेलीविज़न पर हम लोग एक सीरियल के रूप में आया, वो नाटक के फॉर्म में ही है। यानी एक घर का दिखाया गया, वो घर कैमरा लगा दिया गया, इधर से आ रहे हैं, उधर से पात्र आ रहे हैं, वो लोग बोल रहे हैं, फिर कैमरा दूसरे जगह पर चला गया, वहाँ पर नाटक हो रहा है, तीसरे जगह पर चला गया, वहाँ पर नाटक हो रहा है। और इतना रोचक नाटक होता था, इतना रोचक संवाद होते थे, और जब भी एपिसोड ख़त्म होता था उस समय इतने अच्छे मोड़ पर उसे ख़त्म किया जाता था कि हर लोग अगले एपिसोड के लिए इंतज़ार करते थे कि काश वो जल्दी आ जाए वो दिन जब हम अगला एपिसोड देख पाएँ। तो वो एक नाटक का फॉर्म था जो हम कैमरे के सामने करते थे। आज भी है, लेकिन आज उससे बहुत एडवांस हो चुका है। तो आपको नाटक के 3 फॉर्म हमने बताए कि जो मंच के लिए, रेडियो के लिए और टीवी के लिए तैयार किए जाते हैं। उसमें जो मंच के लिए किए जाते हैं उसमें हमको ऑडियो विजुअल दोनों एक सीमित दायरे में रख करके बनाना होता है। जब रेडियो के लिए करते हैं वहां पर दृश्य है नहीं, सिर्फ ऑडियो रहता है। ऑडियो के जरिए आप दृश्य को प्रकट करते हैं या दृश्य को दिखाते हैं लोगों को। और तीसरा है टेलीविज़न के लिए, यहाँ पर आपका असीमित जगह है, आपके पास जितना बजट है जहाँ भी जाकर के आप कैमरा लगाइए वहाँ पर नाटक स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए जब आप लिखेंगे तो हर चीज़ का ध्यान रखेंगे कि कैसे हमको वो लोगों के आंखों के सामने लाना है, यानी टीवी के स्क्रीन पर लाना है उस नाटक को। तो वो एक अलग चीज़ होगी। तो ये तीनों चीज़ आप समझ रहे होंगे। अब आगे आगे धीरे धीरे मैं बताना जाऊंगा कि इसका तीसरा, चौथा, पांचवा पहलू क्या है, जिससे कि आप अच्छा स्क्रिप्ट लिख पाए। इस वीडियो में स्क्रिप्ट राइटिंग का जो तीसरा पड़ाव है वो है विजुअलाइजेशन, यानी लैंग्वेज ऑफ कैमरा। देखिए, दोनों चीज़ अलग अलग है। विजुअलाइजेशन क्या है? आपके दिमाग में जो विजुअल आ रहा है, जब आप फिल्म लिख रहे हैं या कोई भी स्क्रिप्ट लिख रहे हैं तो एक विजुअल आपके दिमाग में चल रहा है, उसमें ऑडियो एंड वीडियो दोनों ही उपलब्ध है कि इस ढंग से वो चीज़ दिखाई देगी। वो दिखेगी कैसे? कैमरे की नज़र से, क्योंकि आपके आँख से वो शूट नहीं हो रहा है, कैमरा उस चीज़ को शूट कर रहा है और फिर एडिट करके लोगों के पास ला रहे हैं। यानी हम ये तीसरे फॉर्म की बात कर रहे हैं ड्रामा का, यानी जहाँ पर टीवी के लिए ड्रामा आप शूट कर रहे थे, वहाँ पर हर जगह पर अलग अलग स्टेज बना रहे हैं या अलग अलग लोकेशन ले रहे हैं, वहाँ पर कैमरा रख कर के शूट करते थे आज से 25 साल 30 साल पहले। लेकिन अब क्या है, कैमरा में प्रॉपर मूवमेंट है, यानी फिल्म की तरह मूवमेंट देते हैं। टीवी के लिए कर रहे हो या इंटरनेट के लिए, किसी वेब सीरीज़ के लिए कर रहे हो, आप पूरा मूवमेंट के साथ कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आपको लैंग्वेज का पता होना चाहिए कि कैमरा का भाषा क्या है, यानी कैमरा किस भाषा में देखता है या समझता है। क्योंकि क्या है, जब आप आँखों से देख रहे हैं कोई चीज़ तो आपको लगभग 170 डिग्री का पूरा व्यू दिखता है, लेकिन कैमरा हो सकता है इतना देखता हो सकता है बहुत क्लोज देखता हो सकता है बहुत दूर की चीज़ देखता हो, कभी बहुत पास की चीज़ देखता हो। हर तरह के लेंस चेंज करके हम कैमरे को अलग अलग चीज़ दिखाते हैं, और जो चीज़ कैमरा देखता है वही दर्शक देखता है। यानी कैमरे को हमको एक भाषा समझानी पड़ती है कि कैमरा तुम ये चीज़ देखो और इस चीज़ को ही दर्शकों को दिखाओ। वो कैमरे को चल के दिखाना हो या खड़े वहीं पर रह करके स्टैटिक मोड में दिखाना हो, तो वो कैमरा एक भाषा को समझता है। वो भाषा एक स्क्रिप्ट राइटर को समझना होगा। हमने सेकंड वीडियो में बताया कि स्टोरी बोर्ड होती है, शॉर्ट डिवीज़न होता है, लेकिन वो होता क्या है, वो एक तरह से कैमरे की भाषा है। यानी जब आप स्क्रिप्ट लिखते हैं, कोई भी स्क्रिप्ट आप लिख रहे हैं, तो जो आपके दिमाग में चल रहा है कि ऐसे वो चीज़ दिखेगी स्क्रीन पर,
चाहे बड़े स्क्रीन हो, चाहे टेलीविज़न का स्क्रीन हो, चाहे मोबाइल का स्क्रीन हो, उस पर ऐसे दिखेगी। तो वो कैसे दिखेगी उसको भाषा के द्वारा हमको कैमरे को समझाना पड़ता है। और इसके बारे में हम आगे के सेमेस्टर में विस्तार से बताएंगे कि कैमरा किन किन भाषाओं को समझता है, यानी वो भाषा क्या है, शॉट, एंगल एंड मूवमेंट, यानी कैमरा कौन सा शॉट ले रहा है, क्लोज शॉट ले रहा है, वाइड शॉट ले रहा है, मिड शॉट ले रहा है, एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट ले रहा है या एक्सट्रीम क्लोजअप ले रहा है, मूवमेंट क्या है, वो पैनिंग कर रहा है या टिल्ट अप टिल्ट डाउन कर रहा है या क्रेन मूवमेंट है या किस तरह का मूवमेंट है, ये यानी कैमरा किस ढंग से चल रहा है। और नेक्स्ट है एंगल, यानी कैमरा नीचे से ऊपर की ओर देख रहा है या ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है या थोड़ा सा टेढ़ा होकर देख रहा है। हर एक की अलग अलग भाषा है, अलग अलग नाम से बताया जाता है। और इन्हीं भाषाओं का यूज़ आप जब अपने स्क्रिप्ट में करते हैं तो वही शॉर्ट डिवीज़न होता है, यानी इतना डायलॉग कैमरे इस ढंग से देख रहा है। क्यों देख रहा है कैमरा? क्योंकि आप दिखाना चाह रहे हैं दर्शकों को, अगर कोई हाथ की अंगूठी बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो अंगूठी बहुत बड़ा सा है और टेबल पर ऐसे कोई बजा रहा है और आगे इसके स्टोरी में उस अंगूठी का जिक्र है, तो आप बोलेंगे कि यहाँ पर अंगूठी का क्लोजअप एक लगा दो। लेकिन यही चीज़ रेडियो में या जो मंच पर जो नाटक किया जाता है वहाँ पर नहीं है, वहाँ पर क्लोज नहीं कर सकते। वहाँ पर दर्शक तो पूरे 170 डिग्री में देख रहा है। कोई अगर हाथ पर इस तरह से टेबल पर बजा भी रहा है और उसके हाथ में अंगूठी भी है, तो डायलॉग से या किसी के आंखों के जरिए ऐसे झांक कर देख रहा है, तब तो आदमी का नज़र थोड़ा सा पड़ेगा, क्योंकि वो भी बहुत दूर से बैठ के देख रहा है तो छोटा सा अंगूठी दिखाई दे रहा है। लेकिन कैमरे के लिए क्या है, कैमरा उसका क्लोजअप ले सकता है, नज़दीक से ले सकता है या दूर से टेली लेंस लगाकर उसका क्लोजअप ले सकता है, जो पूरे स्क्रीन पर भर के आएगा। तुरंत लोगों को समझ में आएगा जरूर इसमें कोई बात है, इसको दिखाया जा रहा है, यानी आगे कहीं ना कहीं इसकी जिक्र होगी। तो लोगों के मन में उसका उत्सुकता रहता है। कोई भी व्यक्ति किसी तरफ देखा तो उसने क्या देखा, ये हम कैमरे के जरिए हम दिखा सकते हैं। कैमरे की आंखों से दूसरे तरफ का दिखा सकते हैं कि उसका क्लोज दिखा रहा है या मिड शॉट दिखा रहा है। लेकिन नाटक में ऐसा नहीं होता है। नाटक में अगर किसी की तरफ देखा तो आप उनके साथ साथ उसको एक साथ सारे लोगों को देखिए और सोच लीजिए कि क्या हो रहा होगा। लेकिन जब आप कैमरे की नज़र से देखते हैं तो आप दर्शकों को वही चीज़ दिखा सकते हैं जो आप चाहते हैं दिखाना। तो उसके लिए लैंग्वेज का जानना जरूरी है। कुछ लैंग्वेज तो मैंने अभी बता दिया इस वीडियो में ही, लेकिन जो हमारे 3rd 4th वीडियो है उसमें हम डिटेल में कैमरा के बारे में जब सिखाएंगे कि कैमरा से किस तरह से हैंडलिंग की जाती है, कैमरे से किस तरह से शूट किया जाता है, तो इसके पूरा विस्तार वर्णन होगा और उसमें आपको बड़ा मजा आएगा, आपको लिखने में या आपको शूट करने में या फिल्म मेकिंग करने में। तो आपको ये तीसरा पॉइंट समझ में आ गया होगा कि कैमरे की भाषा जानना जरूरी है एक स्क्रिप्ट राइटर को। अब आते हैं हम चौथे पॉइंट पर, वो है एक सीक्रेट। देखिए, आप स्क्रिप्ट राइटिंग का जो नियम है लिखने का, कि कहाँ से लिखना स्टार्ट करें, कितना फॉन्ट का नंबर होना चाहिए, किस तरह से आप आगे बढ़ते हैं, एक्शन क्या है, डायलॉग क्या है, ये सारी चीज़ें आप जान चुके हैं। लेकिन इसका कुछ सीक्रेट है, और वो सीक्रेट है कि जो स्क्रिप्ट आप लिख रहे हैं वो इंडेफिनिट प्रेजेंट में होना चाहिए। जब आप कोई फिल्म, फ्यूचरिस्टिक फिल्म बना रहे हो, यानी फ्यूचर के लिए लिख रहे हो, भविष्यकाल के लिए लिख रहे हो, चाहे 20 साल बाद का बात हो या 50 साल या 100 साल के बाद की बात हो, अगर आप फिल्म लिख रहे हो तो वो भी प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे, क्योंकि हमने कहा है कि स्क्रिप्ट राइटिंग हमेशा इंडेफिनिट प्रेजेंट टेंस में होता है, यानी अनिश्चितकालीन प्रेजेंट टेंस में होता है। तो वो आप देखिए कि किसी भी फिल्म में देखिए, चाहे वो पास्ट का बात बताया जा रहा हो या प्रेजेंट का बात बताया जा रहा हो या फ्यूचर की बात बताई जा रही हो, हर एक जगह पर प्रेजेंट टेंस में ही लिखा जाता है और उसी को दिखाया जाता है। ठीक है। अब इसमें एक चीज आ रहा है कि हम कैरेक्टर को कैसे दिखाएं। ये सीक्रेट की बात मैं बता रहा हूं कि अगर हम किसी कैरेक्टर को उभारना चाहते हैं, कोई कैरेक्टर मान के चलिए बहुत ईमानदार है, कोई दूसरा कैरेक्टर है वो बहुत कंजूस है, तो स्टोरी में क्या होता है, हम लिखते हैं कि रामनगर में एक बहुत बड़ा कंजूस आदमी था जिसका नाम था रमेश यादव। तो यहाँ पर हम लिख कर बता दिए कि वो कंजूस था। लेकिन फिल्म में क्या करते हैं, फिल्म में दो ही उपाय है, या तो हम वॉइस ओवर के जरिए हम बताएं कि कोई आदमी चला आ रहा है, ये देखिए रमेश यादव ये बहुत ही कंजूस आदमी है। लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता है, हम उसके कैरेक्टर को उभारते हैं स्क्रीन प्ले और डायलॉग के जरिए। यानी अगर हम किसी को कंजूस दिखाना चाहते हैं
तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर वो कोई चीज़ खरीद रहा है तो उसका खूब मोल भाव कर रहा है, और मोल भाव किया 10 किलो सब्जी खरीदने का, और उसके बाद सिर्फ एक आलू लेता है और उसका आधा हिस्सा बोलता है ये कल ले जाएंगे और इतना ही मैं ले जाऊंगा, तो देखकर ही समझ में आ जाएगा कि हाँ ये आदमी कंजूस है। तो इसके लिए अलग से बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यानी एक स्क्रिप्ट राइटर को अपने स्क्रिप्टिंग के जरिए किसी भी कैरेक्टर के अच्छाई बुराई या उसके अंदर कोई स्पेशल गुण है तो उसको उभारना है, तो अपने डायलॉग के जरिए, अपने स्क्रीन प्ले के जरिए उभारेगा। कोई बहुत अच्छी लड़की है, संस्कारी लड़की है, तो उसका जो ड्रेस होगा, उसका जो चलने का तरीका होगा, वो संस्कार दिखाएगा। और वहीं पर अगर कोई ऐसी लड़की जो उच्छृंखल हो, जो बहुत एडवांस हो, वो पब में जाती है, ड्रिंक करती है, तो उसका जो कपड़े होंगे, उसके जो चलने का तरीका होगा, उसका जो डायलॉग्स होगा वो अलग होगा। तो वो एक बार में दर्शक समझ जाएंगे कि ये लड़की कैसी है, अच्छी है, बुरी है। कोई विलन कैसे विलन बनता है किसी भी फिल्म में, उसका वो क्वालिटी होता है, क्योंकि उसके लिए कोई बोलता नहीं है, यानी पीछे से कि ये देखिए एक विलन को मैं दिखाने जा रहा हूँ जो कि बहुत ज़्यादा नरसंहार करता है, लोगों को गोली मार देता है, ऐसा कुछ नहीं। वो न्यूज़पेपर में होता है, लेकिन स्क्रिप्ट में क्या है, उसको दिखाना पड़ता है। अगर फर्स्ट शॉट में ही हम किसी विलन को दिखा रहे हैं और निर्दयतापूर्ण किसी का हत्या करता है, मर्डर करता है, तो वो देख करके मैं जान रहा हूँ कि ये गलत कर रहा है, और उसके बाद भी वो मज़े लेकर के उस हत्या को कर रहा है, तो समझ में आ जाता है कि ये बुरा व्यक्ति है। वहीं पर एक पुलिस अधिकारी भी है, मर्डर करता है। वो क्यों करता है? लोगों को बचाने के लिए एक आतंकवादी को मारता है। तो वहाँ पर लगता है दोनों मर्डर है, लेकिन दूसरा व्यक्ति हीरो बन जाता है, लोगों की नज़र में हीरो होता है कि नहीं, ये हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए कुछ अच्छा कर रहा है। तो आप कैरेक्टर को जो उभारेंगे अपने डायलॉग और स्क्रीन प्ले के जरिए, तो आपको इस सीक्रेट समझ में आ गया होगा कि किस तरह से फिल्म में हम किसी कैरेक्टर को उभारते हैं और किस ढंग से इसे लिखते हैं, यानी प्रेजेंट टेंस में, इंडेफिनिट प्रेजेंट टेंस में। अब आते हैं 5th पॉइंट पर। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है आइडिया। देखिए, आइडिया से आपको लग रहा है इसके बारे में तो मैं जान गया हूँ, यानी फर्स्ट पार्ट में ही हमने आइडिया के बारे में बताया था कि फिल्म लिखने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आपके दिमाग में एक आइडिया का आना, और आइडिया कहाँ कहाँ से आएगा वो सारी चीज़ें आप जान चुके हैं। एक बार फिर से उस वीडियो को, उस पार्ट को, उस पोर्शन को आप जरूर देख लीजिए कि कहाँ कहाँ से आपके अंदर आइडिया आ सकता है। लेकिन मैं यहाँ बताऊँगा कि क्रिएटिव आइडिया क्या होता है, क्योंकि जब कोई शॉर्ट फिल्म बनाते हैं या बड़ा फीचर फिल्म बनाते हैं तो उसमें जब तक से कि आपके आइडिया में दम ना हो, यानी आइडिया कुछ आउट ऑफ द बॉक्स ना हो, तब तक मज़ा नहीं आता है। हर एक को वही प्रेम कथा, वही एक्शन, वही चीज़ अगर सुनाते रहेंगे, या कोई आप ऐसा ट्रीटमेंट दे रहे हैं जिसमें आप समाज को कोई मैसेज देना चाहते हैं कि पानी बचाइए, या आप दहेज प्रथा पर आपने कोई फिल्म बना दिया, आप तो ये बनाने का तरीका होना चाहिए, यानी उसके अंदर एक नया आइडिया आप डालिए कि किस आइडिया को हम दें ताकि लोगों को क्लिक कर जाए, मैसेज भी चला जाए और एंटरटेनमेंट भी हो जाए। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आपके अंदर एक आइडिया का प्रवाह अपने अंदर आता रहे। हम नॉर्मल एक फिल्म का तुलना करते हैं। हमने आपको बताया होगा कि 3 फिल्में बहुत ज़रूरी है आपको देखना। एक है मदर इंडिया, पाकीजा और मुगले आज़म। जिसमें हम मदर इंडिया की बात करेंगे। मदर इंडिया में है क्या? एक माँ है जो अपने बेटे के जान को बचाने के लिए अपनी इज्जत दांव पर लगा देती है, यानी अपनी इज्जत लुटाने के लिए चली जाती है अपने बेटे की जान बचाने के लिए। और वही बेटा जब बड़ा होता है तो एक दूसरी लड़की का इज्जत बचाने के लिए अपने बेटे को गोली मार देती है। बताइए क्या कंट्राडिक्शन है। क्या बस इतना ही सुनते ही आपको लगेगा यार ये तो बहुत अच्छा स्क्रिप्ट है, कि जो माँ उसी बेटे के लिए अपना आबरू लुटाने के लिए तैयार होती है, वो दूसरे लड़की की आबरू बचाने के लिए उसी लड़के को, यानी अपने सगे लड़के को गोली मार देती है। तो ये होती है आइडिया। बस इस आइडिया को लेकर के फिल्म बना, और मदर इंडिया आज भी मैंने हर दिल की धड़कन है। और अगर आपको फिल्म सीखनी है तो उस फिल्म से आप सीख सकते हैं। दूसरी चीज़, लगान। आप लगान देखे होंगे। आमिर खान के पास जब ये स्क्रिप्ट आया था तो पहली बार में उन्होंने मना कर दिया था कि मुझे नहीं करना, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये क्रिकेट क्या इसमें भला है, हीरो क्रिकेट खेल करके हीरो बन जाएगा, ऐसा क्या होता है। लेकिन जब उसको प्रॉपर ढंग से लिख कर ग्वारिकर जी लाए
और उसको पढ़ा उन्होंने, तो उनके सामने पूरी सीन चलने लगी और लगा कि यस, इस फिल्म को तो मुझे करना चाहिए। क्या है उसका स्क्रिप्ट कि लगान को माफ़ करने के लिए इन लोगों ने, गांव के लोगों ने, जो भुवन का गांव रहता है, भुवन उसमें हीरो होता है, वो अंग्रेज़ों से लोहा लेता है। किस रूप में? क्रिकेट के रूप में। जानता है कि वो मारपीट करके या तो बंदूक चला करके अंग्रेज़ों को नहीं हरा पाएगा, और क्रिकेट में भी हरा नहीं पाएगा, क्योंकि क्रिकेट अंग्रेज़ों का देन है। और इन लोगों ने देख करके, पीछे से झांक करके, छिप करके देख करके क्रिकेट सीखा और उनको चैलेंज किया कि अगर मैं जीत जाता हूं तो आप 3 साल का लगान माफ़ करेंगे, और अगर हार जाता हूं तो इतना लगान मुझे देना पड़ेगा। जो भी है उनका एक शर्त था, वो शर्त ये लोग जीतते हैं और इतना रोचक बनाया गया। देखिए इसमें इमोशन क्या पकड़ा राइटर ने, इन्होंने देखा कि जब क्रिकेट चलता है, चाहे वर्ल्ड कप चल रहा हो, चाहे नॉर्मल क्रिकेट चल रहा हो, और एक देश से दूसरा देश खेल रहा हो, मेनली अगर भारत और पाकिस्तान खेल रहा हो या भारत और इंग्लैंड खेल रहा हो, ऐसे जो दुश्मन रहे हों कभी भी, तो उनके बीच में वो एक युद्ध की चीज़ हो जाती है। वो खेल नहीं रह जाता है, वो एक युद्ध बन जाता है। और उसमें जो उन लोगों में एक्साइटिंग होती है, लास्ट बॉल तक देखने की एक्साइटमेंट होता है, वो एक अनूठा होता है। उसके आगे हर चीज़, हर क्लाइमेक्स फेल है। क्रिकेट के क्लाइमेक्स के आगे हर चीज़ फेल है। तो क्यों ना उस क्लाइमेक्स को हम अपनी फिल्म में लाएं और इस ढंग से उसको प्रेजेंट करें कि लोग लास्ट बॉल तक देखते रहे, और जब फिल्म खत्म हो तो उन्हें एक सुकून मिले कि वाह क्या फिल्म देखी। और यही है लगान। तो इस तरह के जब आइडिया लेके आएंगे आप, तो डेफिनेटली आपकी फिल्म लोग सुनेंगे और बोलेंगे कि हाँ, नरेट करिए, इसको नरेशन दीजिए और इस पर एक अच्छी फिल्म लिख के दिखाइए। उसके बाद आपका काम होता है लिखने का। आइडिया आना जरूरी है कि एक नया आइडिया आपके अंदर आए कि किस तरह से लोगों की इमोशन को आप कैच कर पाए, किस तरह से लोगों की इमोशन को इतना भड़का दें कि अंत तक देखने के लिए छटपटा जाए। उस समय अगर लाइट चली जाए तो लोग चिल्लाने लगे, चीखने लगे कि भाई हमको देखना है तुरंत। तो ऐसी पोजीशन में आप लाने लायक अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया है तो डेफिनेटली आपकी फिल्म हिट होगी। तो आप समझ रहे होंगे कि कितना ज़रूरी है एक अच्छे आइडिया की, जिससे कि आप एक अच्छी फिल्म बना पाएँ। स्क्रीन प्ले और डायलॉग का सम्मिश्रण, यानी इन दोनों को मिलाकर स्क्रिप्ट बनता है। इसके बारे में भी मैंने इससे पहले बता चुके हैं, लेकिन फिर से मैं बता दूं कि सबसे पहले ज़रूरत होती है एक वन लाइनर की, जिसको थीम बोलते हैं। यानी किस थीम पर ये फिल्म बनती है। जो आइडिया आपने सोचा ना, उसको जब आप 4 लाइन में, 6 लाइन में, 8 लाइन में, एक पैराग्राफ में आप लिखते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड वन लाइनर। कि भाई इसका जो वन लाइनर बताओ, इसका एक थीम बताओ। तो छोटे में आपने भेज दिया, उसको व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, किसी को थोड़े में सुना सकते हैं। जो अब तक मैं आइडिया बता रहा था, ये एक थीम है, छोटा सा थीम बताएंगे, वन लाइनर बताएंगे। लेकिन उसके बाद आता है सिनॉप्सिस। लोग बोलते हैं सिनॉप्सिस जमा करो। सिनॉप्सिस क्या है? सारांश। यानी जो पूरा स्क्रीन प्ले है, पूरा स्क्रिप्ट है, उसको आप अगर सारांश में लिखेंगे, छोटे में लिखेंगे, तो तकरीबन 4 पेज में एक सिनॉप्सिस आता है। हर जगह आपको सिनॉप्सिस ही भेजना होता है। यानी पूरी सिनॉप्सिस पढ़ने के बाद लोगों को पूरी फिल्म का एक ढांचा समझ में आ जाता है कि फिल्म कैसे चल रही है, कहाँ पर जा रहा है, कहाँ पर ये ऊपर जा रहा है, कहाँ नीचे जा रहा है, क्लाइमैक्स कैसा है, ये सारी चीज़ सिनॉप्सिस में समझ में आ जाता है। और सिनॉप्सिस लिखने से आपको भी फ़ायदा क्या होगा कि सिनॉप्सिस के तरह आप अगर मिलाते हुए स्क्रिप्टिंग करेंगे या स्क्रीन प्ले डायलॉग लिखेंगे तो आप बेटर लिख पाएंगे। तो यानी आपके दिमाग में आइडिया आया, उसके बाद एक सिनॉप्सिस तैयार करिए, फिर उस सिनॉप्सिस के आधार पर आप पूरा सीन बाय सीन आप स्क्रिप्ट और स्क्रीन प्ले लिखना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए नेक्स्ट पॉइंट हम बताएंगे कि जो स्क्रिप्ट लिखते हैं, यानी जो स्क्रिप्ट, स्क्रीन प्ले, डायलॉग लिखते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या है। इसको आप समझेंगे 3 एक्ट स्ट्रक्चर के द्वारा। कोई भी फिल्म 3 एक्ट द्वारा होता है, यानी फर्स्ट एक्ट, सेकेंड एक्ट, थर्ड एक्ट। फर्स्ट एक्ट और थर्ड एक्ट तकरीबन 15-15 मिनट का होता है। अगर 2 घंटे की फिल्म बन रही है तो 15-15 मिनट का होता है, और बीच का 1.5 घंटा यानी तकरीबन 90 मिनट सेकेंड एक्ट होता है। फर्स्ट एक्ट में आप सेटअप करते हैं। सेटअप के बारे में अलग से हमने एक सप्लीमेंट वीडियो बनाया है। अगर आप सप्लीमेंट वीडियोस को देखेंगे तो स्क्रिप्टिंग और भी आसान हो जाएगी, तो इसलिए सप्लीमेंट वीडियो को देखना ना भूलें। यहाँ पर मैं बताऊंगा कि फर्स्ट एक्ट में हम सेटअप करते हैं, यानी पूरी की पूरी कहानी को हम लोग स्थिर करते हैं कि कौन किससे क्या रिलेशन में है, किसका कैरेक्टर कैसा है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, वो लोग कहाँ रहते हैं, ये पूरा सेटअप करते हैं हम लोग 15 मिनट में।
सेकेंड पार्ट जो होता है, सेकेंड एक्ट, उसमें पूरी कहानी होती है कि उनके बीच में क्या क्या घटनाएं होती है, सारी घटनाएं, सारे इंसिडेंट उसके अंदर होता है। और एक्ट थर्ड यानी क्लाइमेक्स पार्ट, यानी जहां पर हम पूरी तरह से क्लाइमेक्स पर ले जाते हैं, यानी अगर हीरो है वो कुछ पाना चाहता है और वो नहीं पा रहा है, तो लास्ट में कैसे वो पाएगा, वहां पर जाकर के उसको क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ये क्लाइमेक्स में आता है। और क्लाइमेक्स में आने के बाद उसका रेजोल्यूशन होता है कि उसका परिणाम क्या हुआ। तो ये 3 एक्ट में कोई भी फिल्म, दुनिया की कोई भी फिल्म 3 एक्ट के अंदर ही आता है। अब इसमें ट्रीटमेंट की बात आपको समझना पड़ेगा कि किन किन चीज़ों पर आप ट्रीट करेंगे, जब आप स्क्रिप्टिंग करेंगे तो किन किन बातों का ट्रीटमेंट का ध्यान रखेंगे। सबसे पहला कैरेक्टर ट्रीटमेंट, यानी हर एक कैरेक्टर को पहले से ही सोच के रखिए, ये कैरेक्टर जो है, जिस कैरेक्टर को भी आप अगर शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं उसमें 2 कैरेक्टर है, तो 2 कैरेक्टर कैसे हैं, यानी वो दिल से कैसा है, वो बाहर क्या दिखाना चाहता है, वो अंदर से कैसा है, ये चीज़ आप पहले से लिख के रखेंगे अपने दिमाग में, ताकि कैरेक्टर चेंज ना होने पाए। अगर आप सोचते हैं कि उसका कैरेक्टर ऐसा है कि पहले तो बहुत बुरा रहता है, बाद में अच्छा हो जाता है, तो जब बुरा होता है तो बुराई की इंतहा दिखाइए, जब अच्छा होता है तो इतना अच्छा दिखाइए कि लोग चेंज हो जाए, सोचने में लग जाए कि क्या परिवर्तन है इसमें। उसी तरह से कोई विलेन है, शुरू से अंत तक विलेन ही है, तो उसके विलेन की जो मात्रा है, जो उसका इंटेंस है, उसको इतना बढ़ा दीजिए कि हीरो अपने आप बड़ा हो जाए, क्योंकि विलेन जितना बड़ा होगा हीरो उतना ही बड़ा होगा। उसी तरह से जो हीरो है उसका अगर कुछ उसके अंदर कुछ खूबी है, वो बहुत अच्छा फाइट करता है, बहुत ईमानदार है, या बहुत हंसमुख है, लोगों को हंसाता है, लोगों को मदद करता है, तो इस बात का चीज़ उसके अंदर शुरू से अंत तक होना चाहिए। यानी कैरेक्टर को पहले से ही आप बिल्ड करके रखिए, यानी वो ट्रीटमेंट दीजिए हर एक कैरेक्टर। अगर वो 2 लाइन के लिए भी कोई कैरेक्टर आता है, एक पान वाला है जो एक सीन में उसके 2 ही डायलॉग हैं, लेकिन उसको इतना बढ़िया से बिल्ड करिए, इतना बढ़िया से उसका ट्रीटमेंट दीजिए कि वो पान वाला हर एक आदमी को याद हो जाए, जब भी कभी बाहर भी दिखाई दे रही वो वही पान वाला है ना जो इस फिल्म में था। तो ये अगर ट्रीटमेंट देंगे तो हर कैरेक्टर सोचेगा कि नहीं, स्क्रिप्ट राइटर ने हमारे साथ न्याय किया है। डायरेक्टर को लगेगा काम करके मजा आएगा, डायरेक्शन करके मजा आएगा। अगर आप खुद डायरेक्टर हैं तो अलग बात है। तो हर एक छोटे से छोटे कैरेक्टर को ट्रीट करिए ताकि वो अपने उस सीन में बेस्ट दिखे। नेक्स्ट है लोकेशन ट्रीटमेंट। आप लोकेशन को कैसे ट्रीट करते हैं, अपने सीन में लोकेशन का यूज़ कैसे करते हैं। अगर आप कोई रेलवे स्टेशन का आप सीन लिख रहे हैं, उसमें रेल का इंजन आता है, मान के चलो डब्बे के साथ, उसको तो आपको लाना है, लेकिन रेलवे स्टेशन पर जो छोटी से छोटी चीज़ें होती हैं उसका ध्यान रखेंगे, उसके बारे में लिखेंगे, क्योंकि उसी को देख करके आर्ट डायरेक्टर उस तरह का सारा चीज़ आपके लिए तैयार करके देगा। जो कैमरामैन है उसमें ध्यान रखेगा कि हाँ ठीक है, गार्ड का लाल झंडा दिखना चाहिए इस जगह पर, उसको फ्रेम में रखेगा। तो वो छोटी छोटी चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। लोकेशन और जो प्रॉप्स है, उस लोकेशन में जो प्रॉपर्टीज़ है, उसका जो ट्रीटमेंट है, उसको दिमाग में रखेंगे कि वो आपके कहानी को आगे बढ़ाने में, यानी कहानी में और ज़्यादा प्रभाव डालने में किस तरह से कारगर होता है। नेक्स्ट ट्रीटमेंट है रिलेशन। किसी 2 जो एक्टर है उनके बीच में जो रिलेशन होता है वही इमोशन पैदा करता है, और दर्शकों को अगर लग जाए कि उनका रिलेशन उनके बीच में नहीं है, हमारे बीच में है, तो वहीं पर आपकी फिल्म हिट हो जाती है। तो उनके रिलेशन का ट्रीटमेंट हमेशा करते रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक जगह पर उनके रिलेशन को कुछ दिखा रहे हैं, बाद में बिना मतलब का उनका रिलेशन थोड़ा सा अलग हो जाता है। यानी अगर हर बार आते हैं और दोनों एक दूसरे के कंधे पर हाथ रख के बात कर रहे हैं, और अचानक एक जगह बिना किसी वजह के देखते हैं दूर दूर बात कर रहे हैं, तो लोगों को लगेगा यार इसमें कुछ, इन दोनों के रिलेशन कुछ ख़राब हुए हैं क्या, हमने शायद बीच का पोर्शन देखा नहीं। तो ये एक स्क्रिप्ट राइटर की गड़बड़ी है, एक डायरेक्टर की गड़बड़ी है। आप रिलेशन को हमेशा अच्छा ट्रीटमेंट दीजिए, और पहले से ही अपने दिमाग में सोच लीजिए कि किसके साथ कैसा रिलेशन, कहाँ कहाँ कैसे कैसे चेंज होगा या एक जैसा रहेगा, ये आपको सोच के रखना पड़ेगा। नेक्स्ट ट्रीटमेंट है उनके वेशभूषा, उनका मेकअप, उनका गेटअप। हर एक एक्टर का अपना एक गेटअप होता है। हो सकता है वो सिंपल हो, नॉर्मल एक शर्ट बाहर करके है, जीन्स पहना हुआ है, चप्पल पहना है, तो ये भी आपको सोचना पड़ेगा कि उसका गेटअप क्या है, क्योंकि उसके ड्रेस, उसका स्टाइल, उसका जो मेकअप है, अगर कोई फीमेल है बहुत अच्छी मेकअप करके है
तो भी वो अगर ज़रूरत है तो करेगा, अगर नहीं ज़रूरत है तो उस तरह का मेकअप नहीं होगा। मेकअप तो हर बार करना ही पड़ता है, एक ये दिखाने के लिए भी कि वो कुरूप है, बिना मेकअप का है, उसके लिए भी मेकअप की ज़रूरत होती है, क्योंकि कैमरा हमेशा कुछ चीज़ें अपने अंदर लेती है प्रॉपर, वो मेकअप के ज़रिए ही आता है। अगर दिखाना है कि उसको बहुत पसीना हो रहा है तो हम पसीना देंगे वहाँ पर। अगर हमको दिखाना है कहीं